हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की इस टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक के साथ सिंपल लैंग्वेज में पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ इस टॉपिक के जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में यानी कि इस एक वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक कंप्लीट है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या आता है, वह सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है और कल्याणकारी राज्य की मार्ग निर्धारण करता है। यानी कि डीपीएसपी का जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य की और मार्ग निर्धारण करना होता है। कल्याणकारी राज्य में क्या आता है? जिसे सरकार लोगों का भला कर सके, सरकार जनता को सुखी जीवन जीने के लिए स्वतंत्र यानी कि स्वाधीनता दे, ये सब कुछ कल्याणकारी राज्य में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का तात्पर्य यह है कि सरकार जनता को किन प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इन्हीं संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में बताया गया है। यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उन सभी बातें आते हैं जो कि लोगों को सुविधा दे सके, यानी बिना कोई परेशान के लोग अपने जीवन स्वतंत्र रूप से सुख सुविधा से जी सके। वो सब कुछ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि प्रत्येक राज्य में जो राज्य सरकार होते हैं वो उस चीज़ को ध्यान रखकर अपना कानून यानी कि अपना नियम बनाए ताकि लोगों को उन सुख सुविधा मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार के दायित्व को दर्शाता है। इनको हम मौलिक अधिकार की तरह न्यायालय में सरकार को चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब है, जो भी राज्य सरकार है वो संविधान के जो 36 से 51 में जो वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उन सभी बातों को ध्यान रखकर अपना कानून बनाए ताकि नागरिक को सुख सुविधा मिल सके। तो उसमें और एक बात क्या आता है, मौलिक अधिकार की तरह न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, उनसे छीन लिया जाता है, तो वो व्यक्ति न्यायालय का आश्रय ले सकता है। लेकिन इस केस में अलग है, यानी कि डीपीएसपी के केस में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। यानी कि उस नीति को अगर कोई भी राज्य सरकार पालन नहीं करता है तो हम उस सरकार के विरुद्ध जाकर हम न्यायालय के आश्रय नहीं ले सकते। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ से हमारा टॉपिक जो आज का है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे गए हैं उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सब पॉइंट एग्ज़ाम रिलेटेड है। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसका पहला पॉइंट क्या कहता है? भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर जो आता है अनुच्छेद 36 से 51, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर वो आता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को हम किस संविधान से लिए हैं? वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से वो हमने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया कि जो कि फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर हनन होता है तो हम न्यायालय के आश्रय ले सकते हैं, और न्यायालय उसके लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है। वो 5 प्रकार के रीट को हम डिटेल में देख चुके हैं, तो आप मेरा चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। लेकिन DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए वो चीज़ नहीं है। इस नीति को अगर कोई भी राज्य सरकार पालन नहीं करता है तो उस राज्य सरकार के विरुद्ध हम नहीं जा सकते न्यायालय में, क्योंकि DPSP वाद योग्य नहीं है। उसे अगर कोई भी सरकार पालन नहीं करता है तो उस सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में जा नहीं सकते, ठीक है। वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नीति निर्देशक तत्वों में जो 36 से 51 आते हैं अनुच्छेद, उसका पालन करे या ना करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि जो भी 36 से 51 तक जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे गए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मतलब क्या है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भलाई हो सके, उसका विकास हो सके, ये सब कुछ कल्याणकारी राज्य में आता है। जिसमें लोगों का भला हो सके, लोग सुख सुविधा से रह सकें, उनके जीने का स्तर विकसित हो, वो स्वतंत्र रूप से स्वाधीन होकर वो जीवन जी सके, ये सब कुछ कल्याणकारी राज्य के अंदर आता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है, तो इसका मतलब क्या है, तो भारतीय संविधान में भाग 4 के जो अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर आते हैं, वो तत्व को राज्य चाहे तो मान सकता है या फिर नहीं भी मान सकता है। तो वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तत्व को माने या फिर नहीं माने, ठीक है। तो वो राज्य के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अनुच्छेद को माने या फिर नहीं माने, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, KT शाह का कथन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यानी कि KT शाह ने एक कथन दिए थे जो कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के सुविधा सुजोग के अनुसार उसे अदा किया जाता है। तो ये KT शाह का एक कथन है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया हूँ। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनुच्छेद 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उन अनुच्छेदों को 3 विचारधाराओं से मिलाकर बनाया गया है। ये 3 विचारधारा कुछ इस प्रकार है, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो 3 प्रकार के विचारधारा को सम्मिलित करके उसको प्रस्तुत किया गया है। वो 3 प्रकार के विचारधारा क्या है, उसमें पहला आता है गांधीवाद सिद्धांत, ठीक है। पहला आता है गांधीवाद सिद्धांत, दूसरा आता है समाजवादी सिद्धांत और तीसरा आता है उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो ये 3 विचारधारा को लेकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो वो 3 प्रकार के जो सिद्धांत है उनको हम मिला जुला कर ही पढ़ने वाले हैं। तो जो भी उसमें अनुच्छेद आते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैंने वो सभी अनुच्छेद को लिया है। और पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं उसको लिया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की सूची। यानी कि मैंने अभी बताया था कि जो इम्पोर्टेंट सूचियां हैं मैं उसको लिया हूं, जो एग्ज़ाम में आता ही रहता है और जो आ सकता है मैं उन सब को लिया हूं। तो आप वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए, क्योंकि इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है। तो इसका मतलब क्या है, आप एक चीज़ याद कीजिए कि मैंने जब मौलिक अधिकार पढ़ा था तो उस समय मैं अनुच्छेद 12 में जो जिक्र आता है राज्य को परिभाषित करता है, वही चीज़ सेम चीज़ अनुच्छेद 36 भी उसको कहता है।
ठीक है। जो अनुच्छेद 12 में कहा गया है वही चीज़ अनुच्छेद 36 में कहा गया है, ठीक है। तो उसमें सारी संस्था आती है जो सरकारी है अथवा सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करता है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिसमें आते हैं संसद, विधानमंडल, पंचायत राज, नगर निगम, ये सब कुछ राज्य की परिभाषा के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो भी निकाय आते हैं वो सब कुछ राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो आप इसको ऐसे मत समझिए कि राज्य का साथ उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये नहीं है, ठीक है। उसका मीनिंग होता है जो भारत के राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो आते हैं जो भी निकाय, वो सबको राज्य की परिभाषा में दर्शाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का भाग 4 किसी भी कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि डीपीएसपी वो वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सरकार अगर इसको पालन नहीं करता है तो हम उस सरकार के विरोध में हम न्यायालय का आश्रय नहीं ले सकते कि राज्य सरकार इन सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पालन नहीं कर रहा है, तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। चाहे तो राज्य सरकार उस नीति का पालन कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस नीति का पालन करे या फिर नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या कहता है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय यानी कि कल्याणकारी राज्य का गठन करना अनुच्छेद 38 में आता है। ये कल्याणकारी राज्य, इसको मैंने आपको समझा चुका हूँ कि जिसमें लोगों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण हो सके, जिसमें लोगों को सुख सुविधा मिल सके, वो अपने जीवन को खुशी के साथ जी सके, स्वतंत्र रूप से, स्वाधीन रूप से जी सके, ये सब कुछ कल्याणकारी राज्य में आता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। मैंने आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब मैंने आर्टिकल यानी कि जितने भी भारतीय संविधान के मुख्य आर्टिकल है उन सभी को मैं ट्रिक के साथ पढ़ाया हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। मैं उन सभी का ट्रिक मैं बता चुका हूँ, तो वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या कहता है? पुरुषों और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि अनुच्छेद 39 में कहता है चाहे पुरुष हो या महिला, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये होता है कहाँ पर? सरकारी निकाय में। कहाँ पर? सरकारी निकाय में ये होता है, लेकिन प्राइवेट में ये थोड़ा सा लागू नहीं होता। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39A में क्या आता है? समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है वो कानून के नज़र में समान होगा और सबको समान न्याय दिलाया जाएगा, और कानूनी सहायता मुक्त यानी कि फ्री दिलाया जाएगा। ये अनुच्छेद 39A के अंदर आता है, समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या आता है? पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि अनुच्छेद 40 को हम गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसमें स्थानीय स्वशासन को जोर देता है, और स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायत राज का गठन को वो जोर देता है। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 40 के अनुसार अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी का एक कथन है, तो क्या है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, यानी कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से राम राज्य का गठन किया जा सके। तो इसीलिए उनका एक कथन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये उनका कथन है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दी गई। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब संविधान लागू हुआ था तब अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन के विषय में दिया गया था, लेकिन वो बाध्य नहीं था कि वो चाहे राज्य सरकार पंचायत का गठन कर सके या फिर नहीं भी करे। वो
जरूरी नहीं था, वो बाध्य नहीं था, ठीक है। लेकिन जब 11वीं अनुसूची के अंदर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जोड़ा गया तो उसमें वो बाध्य किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जा सके। तो तब से प्रत्येक गांव में पंचायती राज व्यवस्था का सुख सुविधा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। 1992 के बाद प्रत्येक ग्राम में यानी कि प्रत्येक गांव में पंचायती राज व्यवस्था का सुविधा की गई है, वो प्रत्येक राज्य के लिए बाध्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है उसमें 12वीं अनुसूची है। तो ये 12वीं जो अनुसूची है इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये पंचायत के लिए नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये नगर पालिका के लिए है। तो उसमें कहा गया था कि नगर पालिकाओं के क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में उसको जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ये इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्या होता है समान नागरिक संहिता? तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए समान नियम समान कानून समान व्यवस्थापिका हो, तो इसको समझाता है समान नागरिक संहिता। तो उसमें भारत में जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए जो अलग नियम है और हिंदू समुदाय के लिए अलग अलग नियम है, और जितने भी धर्म के लोग हैं उनके लिए सब अलग अलग नियम कानून है। तो उसको दूर करने के लिए एक ही नियम एक ही कानून का व्यवस्था होगा, जिसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो उसमें एक पॉइंट पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो वो है गोवा राज्य, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, जो कि अनुच्छेद 44 के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है, सरकार को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना। यानी कि अनुच्छेद 45 के अंदर ये कहा गया है कि सरकार को जो भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त कराना, वो भी मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना है, ठीक है। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि बच्चों को निःशुल्क और मुक्त शिक्षा देने का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष के अंदर जो भी शिशु आते हैं उनको निःशुल्क और मुक्त शिक्षा देने का अधिकार वो एक मौलिक अधिकार के रूप में लिया गया था। कब? वो लिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और इसे कहाँ पर जोड़ा गया था? और उससे जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 45 से रिलेटेड है ये दोनों पॉइंट। तो इसलिए मैंने इस दोनों पॉइंट को ले लिया हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इससे आप एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को अगर आखिरी तक देख लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 11वां मौलिक कर्तव्य, माता पिता या अभिभावकों का अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जड़ा गया। यानी कि 2002 में दोनों काम हुए हैं। वो क्या क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त यानी कि निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में उसे डाला गया था और उसे 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, जो कि वही चीज़ है जो कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को माता पिता या अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान कर सकें। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिए।
तो ये दोनों पॉइंट जो है अनुच्छेद 45 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ले लिया हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में क्या आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को शोषण से बचाना। यानी कि जो भी देश में एसटी, एससी और ओबीसी, एससी, बीसी, ये जितने भी कास्ट आते हैं, पछुआ वर्ग, ये सबको शोषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 46 में कहा गया है। क्योंकि इन वर्गों को, जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको शोषण नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी सरकारी संस्थाएं, निकाय या फिर ऐसे कोई व्यक्ति उनको शोषण से नहीं कर सकता है, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में है, वो अपने जीवन स्वतंत्र रूप से, स्वाधीन रूप से जी सके। ये सब कुछ आता है अनुच्छेद 46 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48 में। तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है, वैज्ञानिक, कृषि और पशुपालन। तो अनुच्छेद 48 के अंदर ये कहा गया है कि देश में वैज्ञानिक मनोभावना और कार्यक्रम को बढ़ावा देना, कृषि में विकास लाना, उसमें उन्नति लाना, उसमें नया नया टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करके उसमें उसका उपयोग में लाना, ये सब कुछ अनुच्छेद 48 में आता है। और पशुपालन को भी जोर दिया गया है अनुच्छेद 48 में। तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें आता है गाय आदि पशुओं का बलि पर रोक। यानी कि गाय जैसे पशुओं को बलि पर रोक देने का अधिकार अनुच्छेद 48 में आता है। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48A। तो उसमें क्या कहा गया है, तो उसमें कहता है पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण। यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करें, हमारे जो भी पारिस्थितिक संस्था है यानी कि इकोसिस्टम है उनका संरक्षण करें, और वन्यजीव और वाइल्ड एनिमल उनका संरक्षण करें। ये अनुच्छेद 48A में आता है। तो उसके अंदर जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उसको मैंने एक साथ लिख दिया हूँ क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर क्या आता है, सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। तो उसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लाया गया था, तो उसके अंदर जितने भी देश में वन्यजीव हैं उनका सुरक्षा, उनके शिकार पर रोक, उनके तस्करी पर रोक और अवैध व्यापार पर उनका जो रोक लगाया गया था वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था, वो लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 में, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। तो यहाँ पर भी एग्जामिनर पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। वो लागू किया गया था 19 नवंबर 1986 को, उसको लागू किया गया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो भी देश में मॉन्यूमेंट है जैसे कि ताजमहल, लाल किला, मंदिर जो आते हैं, चर्च, गुरुद्वार, जितने भी किले आते हैं, उन सभी स्मारकों का संरक्षण, उसके ऊपर जोर दिया गया है अनुच्छेद 49 में। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 50। तो उसमें क्या किया गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। तो उसमें कहा गया है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के दबाव में नहीं आना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करें। न्यायपालिका अपना न्याय देते वक्त यानी कि अपना जजमेंट देने वक्त वो कार्यपालिका के अधीन आकर अपना जजमेंट नहीं सुनाना चाहिए। जैसे कि उसको आप इस तरीके से समझिए कि सरकार के दबाव में न्यायपालिका नहीं आना चाहिए। न्यायपालिका वो अपना कर्तव्य स्वतंत्र रूप से स्वाधीन होकर करे,
और कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यानी कि जो भी दो देश में अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना और उनमें सहयोग प्राप्त करना, ये सब कुछ अनुच्छेद 51 में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो भी नीति निर्देशक तत्व है जो कि 36 से 51 में अंदर आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है उन सभी अनुच्छेद को मैंने ले लिया हूँ और बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया हूँ। तो आशा करता हूँ ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी डिफरेंस है उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, उसको हम देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 18 से 32 में वर्णित है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में आता है, जिसके अंदर अनुच्छेद 18 से 32 में वर्णित है। ठीक है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो संविधान के भाग 4 में आता है। ठीक है, और अनुच्छेद 38 से 51 में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है उसे अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसे लागू करने, प्राप्त करने या इसकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके सुरक्षा के लिए हम न्यायालय के आश्रय ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। तो इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते, यानी इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस नीति का पालन करें या फिर नहीं। तो इसे लागू करने के लिए हम सरकार के विरुद्ध न्यायालय का आश्रय नहीं ले सकते। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार नागरिकों को जन्म के उपरांत स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह नागरिकों का व्यक्तिगत अधिकार है। यानी कि जो भी मौलिक अधिकार है वो जन्म होते ही प्राप्त हो जाता है, तो यह नागरिक का व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। यानी कि जब तक राज्य सरकार उस नीति का लागू नहीं करेगा तब तक नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ से हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देख लेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो चलिए हम इसका जो MCQ पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? यानी कि नीति निर्देशक का तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में है? वो है भाग 4 में। कहाँ पर? भाग 4 में। भाग 4 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो हमने अभी देखा कि किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो भाग आई भी, यानी कि भाग 4 में उसका वर्णन है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है? तो वो देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो कि संविधान गठन यानी कि निर्माण करने वाले के मस्तिष्क और उद्देश्यों को दर्शाता है। वो कौन सा भाग है, वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कौन सा है, डीपीएसपी है। तो उसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस किस सिद्धांत को मिलाकर बनाया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वो कौन कौन सा है, वो है आर्थिक सिद्धांत, जी हाँ, सामाजिक सिद्धांत ये भी है, प्रशासनिक सिद्धांत ये भी है। यानी कि ये तीनों को मिलाकर ही डीपीएसपी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि डीपीएसपी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसके अंदर आता है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो। तो ये सब कुछ कल्याणकारी राज्य में आता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। राजनीतिक लोकतांत्रिक स्थापना, जी हाँ ये भी है। सामाजिक लोकतांत्रिक स्थापना ये भी है। सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना, जी हाँ ये हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा उसका मेन उद्देश्य। ठीक है, जिसे कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। यानी कि किसने ऐसा कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। वो कहा था केटी साहा ने। कौन कहा था, केटी साहा ने ये कथन दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। यानी कि इनमें से कौन से संशोधन में मौलिक अधिकार से नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा जोर दिया गया था। वो था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। यानी कि ऐसा कौन सा भाग है जो कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, वो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करने की प्रेरणा देता है, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है। यानी कि कल्याणकारी राज्य का आदेश किसमें दी गई है, वो दी गई है नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक सिद्धांत है। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, वो वाद योग्य है, नहीं वो वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, जी हाँ वो वाद योग्य नहीं है, क्योंकि उसको अगर कोई राज्य सरकार पालन नहीं करता है तो हम सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जाकर अपील दायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व बाध योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं है। नहीं भाई, उसका उल्टा होता है, नीति निर्देशक तत्व बाध योग्य नहीं है लेकिन मूल अधिकार बाध योग्य है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन सी, मूल अधिकार बाध योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। जी, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो हम न्यायालय का आश्रय ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को अगर कोई सरकार पालन नहीं करता है तो उन सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में आश्रय नहीं ले सकते। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, यानी कि मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। तो वे एक दूसरे के पूरक है। जी हाँ, वह एक दूसरे के पूरक है, परस्पर पूरक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो किसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को, सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? वो देता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन वो भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है, यानी कि इनमें से किस में न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करने की बात कही गई है। तो वो कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, यानी कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसके लिए है? वो है राज्य के लिए। तो राज्य सरकार चाहे तो उस नीति का पालन कर सकता है, वरना नहीं भी कर सकता है। अगर राज्य उस नीति का पालन नहीं करता है तो हम न्यायालय में उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो भारत में केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए एक ही नियम, एक ही कानून का व्यवस्था है। वो राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, यानी कि स्थानीय स्वशासन अगर मजबूत होगा तो वो राम राज्य हो जाएगा। ये किसने कहा था? वो कहते महात्मा गांधी ने। तो इसीलिए महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन को जोर दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि कल्याणकारी राज्य जिसके अंतर्गत आता है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास, जिसमें लोगों का भला हो सके, लोगों को सुख सुविधा मिल सके, लोग खुशी से अपना जीवन जी सकें, ये सब कुछ आता है कल्याणकारी राज्य में। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 38 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 38 में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका
करेक्ट आंसर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी कि इस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होना जरूरी है? वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 40 में, ठीक है। वो 72वें संविधान संशोधन 1992 में उसको बाध्य किया गया था, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 40 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। यानी कि इसमें कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम कानून यानी कि व्यवस्थापिका का सुविधा किया जाना चाहिए, उसके बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि देश में जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उन सब के लिए एक समान नियम कानून का व्यवस्था करने की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? यानी कि इसमें से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कार्यपालिका के अंदर न्यायपालिका नहीं आना चाहिए, इसलिए उन दोनों अलग होकर अपने स्वतंत्र रूप से काम कर सकें? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 50 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 50 में ये बात कहा गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है और दोनों पृथक होना चाहिए। ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 50 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? वो कहा गया है अनुच्छेद 51 में, यानी कि अनुच्छेद 51 में उसका जिक्र देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? यानी कि डीपीएसपी को किस उद्देश्य से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में से वो सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? यानी कि वो कौन सी सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण नहीं, स्वशासन के प्रभावशाली एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। जी हाँ, ग्राम पंचायत का गठन के बारे में गांधी जी जो हैं स्वायत्त शासन को जोर दिए थे। तो वो कहते थे कि स्वशासन के माध्यम से ही राम राज्य का गठन किया जाएगा। तो वो आता है ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो मौलिक अधिकार से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे अलग है, ये पूछ रहा है। तो पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए नहीं, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है ये भी नहीं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। जी हाँ, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है। यानी कि कोई भी सरकार उसे अगर पालन नहीं करता है तो हम उस सरकार के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन जब मूल अधिकार का हनन होता है किसी व्यक्ति का, तो हम मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? वो कही गई है अनुच्छेद 39A में। कहाँ पर? अनुच्छेद 39A में वो बात कही गई है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। नीति निर्देशक तत्वों की संख्या किन अनुच्छेद में की गई है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक वर्णित है, कहाँ से कहाँ? वो वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? वो कहा गया है। तो वो एक है गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा है समाजवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। यानी कि इन तीनों सिद्धांतों को मिलाकर नीति निर्देशक तत्वों का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। संविधान में निर्देशक सिद्धांत, यानी कि ये कह रहा है कि हमारे जो संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है? बिल्कुल नहीं, वो कोई भी कोर्ट यानी कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अधर प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल भी प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। आंशिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। जी हाँ, यानी कि कोई भी कोर्ट में हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो अगर कोई राज्य सरकार उस नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं करता है तो नागरिक क्या करेगा? उच्च न्यायालय जाएगा? बिल्कुल नहीं। उच्चतम न्यायालय जाएगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाएगा? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं। यानी कि चाहे राज्य सरकार उस नियम का पालन करे या फिर नहीं करे, या फिर आंशिक रूप से करे या फिर नहीं भी करे, तो उसके विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते या फिर किसी के पास भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो ये डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार वो नियम का पालन करे या फिर नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्व बना दिया गया है? यानी कि इनमें से किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्व दिया गया है? वो कौन सी संशोधन है? वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया है तो आपके इस टॉपिक कंप्लीट है और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरा इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।